नमस्कार दोस्तों, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विथ यस में, जहाँ पर हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्योत्तर काल का। जो प्रमुख विदेशी शासक रहे हैं भारत में, जो मौर्योत्तर टाइम पीरियड था उसमें जो विदेशी शासकों ने शासन किया है उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। जनरली यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। सबसे टफ एंशियंट हिस्ट्री को ही माना जाता है, इसलिए हम इस चीज़ का ओवरव्यू लेते चलेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ आज हम इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम 1 या 2 दिन बाद जब हम मध्यकालीन इतिहास को स्टार्ट करेंगे, उसमें हम सब कुछ डिटेल में और डेप्थ तक जाएंगे। आई होप आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रमुख विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले हिंद यूनानी आए थे, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। कौन कौन? हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इन टर्म इस इस सीक्वेंस को आप याद कर लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले जानते हैं हिंद यूनानी शासकों के बारे में। सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? साकल को अपनी राजधानी बनाया। और सर्वप्रथम भारत की सीमा में किसने प्रवेश किया था? डेमेट्रियस को दिया जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। कौन था? मिनांडर था। इसकी राजधानी साकल यानी आधुनिक सियालकोट थी। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। क्या थी? शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर ने नागार्जुन, जिन्हें कि नागसेन भी कहा जाता है, से बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। वेरी इंपॉर्टेंट, मिनांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? नागार्जुन से। मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक बौद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम मिलिंद पन्हो है। क्या है? मिलिंद पन्हो है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। किसने चलवाए थे सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के? हिंद यूनानी शासकों ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद कर लेना। हेलेनिस्टक कला हिंद यूनानी द्वारा चलाई गई एक प्राचीन कला थी। क्या थी? एक प्राचीन कला थी। किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों द्वारा। कौन सी कला? हेलेनिस्टक। भारतीय रंगमंच में यवनिका, रंगमंच से आप समझते हैं स्टेज, जो आपने देखा होगा जहाँ लोग परफॉर्मेंस करते हैं, रंगमंच उसे कहते हैं। यवनिका यानी पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानियों ने कराया था। इट मीन्स आपने देखा होगा, जब तक लोग बैठते हैं, व्यवस्था जब तक होती है, पर्दे के पीछे उसका काम होता है, मेकअप होता है, या फिर सब लोग रेडी होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं। जब तक सेटअप होता है, लोग बैठते हैं आके, उसी जो पर्दा वहाँ पर लगा लगा होता है, आपने देखा होगा मूवियों में, जो एकदम हटता है, फिर वहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके स्टार्टिंग किसने कराई थी? हिंद यूनानी शासकों ने कराई थी। आई होप आपको हिंद यूनानी शासक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं शक शासकों को। यूनानियों के बाद आए शकों की 5 शाखाएं थी। यूनानियों के बाद शक आए और इनकी कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन बोलन दर्रे से आए थे। दर्रा क्या होता है? 2 पहाड़ों के बीच की जमीन को दर्रा कहते हैं। कहाँ से आए थे? बोलन दर्रे से आए थे। प्रथम शक राजा मोगा था। कौन था? मोगा था। यह तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। क्या था? प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। कहाँ पर था? गुजरात के एक बड़े भाग पर था। अच्छा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अगर शक आपको पढ़ना है तो इसमें सिर्फ आप रुद्रदामन को पढ़ लीजिए। इसके कार्य, इसने क्या किया था, इसने सुदर्शन झील का रिपेयरिंग कराई थी, ये सब इसके बारे में जान लीजिए, काफी है। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन था, जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो कि गुजरात का जीर्णोद्धार का मीनिंग क्या होता है? रिपेयरिंग, मतलब कि उसको ठीक करवाया था। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का एक बड़ा प्रेमी था। इसने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में सबसे पहले किसने जारी करवाया था? रुद्रदामन ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रुद्रदामन के बारे में मैं आपको बता दूं, कोई भी टर्म्स आ रही है जो मैं रीड कर रहा हूँ, डायरेक्ट याद कर लीजिए, वरना तो मैं क्लास में याद करा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगी। रुद्रदामन का
गिरनार शिलालेख शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख था। क्या था? भारत का पहला राजकीय शिलालेख था। आई होप आपको शक शासक भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको सभी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। जहाँ पर आपको दिक्कत हुई है मैंने सब क्लियर करते चलते हुए चलाऊं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पल्लव को, जिन्हें पार्थियन यानी पार्थियन शासक भी कहते हैं। पार्थियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। किसको माना जाता है? ईरान को माना जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य का क्या ये आधिपत्य के पश्चात पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ। क्या हुआ? आधिपत्य हुआ। क्या मतलब हुआ? पार्थिव लोगों के क्या हुआ था? जो शक शासक के बाद पार्थिव लोगों का आधिपत्य मतलब कि उदय हुआ था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पार्थियन लोगों का उदय हुआ था। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम था। आई होप आपको यहाँ तक सभी टर्म्स और जो मैंने पढ़ाया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम रीड कर लेते हैं एक बार, एक सेकंड बस। अब पढ़ते हैं हम कुषाण वंश। पहलवों के बाद कुषाण आए जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? यूची और तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित था। उनमें से एक कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कुडफिसस ने 15 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 15 ईसा पूर्व में की थी। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कुडफिसस ने की थी। इस वंश का सबसे महान राजा कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। इसकी राजधानी पुरुषपुरा यानी पेशावर में थी। कहाँ थी? पेशावर में थी। कहाँ थी? पुरुषपुरा पेशावर में थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। अच्छा, कुषाण वंश में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो कनिष्क के बारे में पढ़ लीजिए। जीडी या फिर मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक पढ़े हैं उसमें मुझे कनिष्क के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस मिले हैं और कनिष्क के बारे में ही ज़्यादा पूछता है। छोटे जो शासक थे उनके जो मेन शासक था उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं आपको इसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। जो बुक में इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें बुक में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो करा रहा हूँ। चलिए, कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया। संवत मीन्स कैलेंडर। ये अपना उस टाइम का कैलेंडर चलाते थे जिसमें ये अपनी धार्मिक चीज़ों को देखते थे कि हमारा कब त्योहार आ रहा है, या फिर ये जैसे कि आज इंडिया में हम देखते हैं होली कब है, ये कब है, ऐसे ही ये संवत चलाया करते थे जो शक संवत कहलाता था। शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईसा पूर्व में। वर्तमान में यह संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है। अगर हम पूछ लें कि इंडियन सोसाइटी में अभी कौन सा संवत चलता है? शक संवत चलता है। कौन सा? शक संवत। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ये जो आज हम डेट देखते हैं या त्योहार देखते हैं, लीव देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो किस में देखते हैं? शक संवत से देखते हैं। इंग्लिश में तो कैलेंडर कहते हैं लेकिन हिंदी में शक संवत। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जैसे कि मैंने आपको महायान पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की। क्या की थी? स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। किसने? कुषाण शासकों ने। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद यह कनिष्कपुरा नगर बसाया। क्या बनाया था? कनिष्कपुरा नगर बसाया था कनिष्क ने। देखिए, कनिष्कपुरा। इसने महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। किसने क्या ली थी? महाराजा देवपुत्र कनिष्क की उपाधि ली थी। कनिष्क वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक के उपनाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अपनी बुक में लिख लीजिए। कनिष्क वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक माना जाता है। किसको द्वितीय अशोक माना जाता है? कनिष्क को। कनिष्क के दरबार में चरक यानी राजवैद्य, चरक कौन थे? जो वैद्य थे, राजवैद्य रहता था जिसने चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता किसके द्वारा? चरक। और चरक बुझ जाता है। चरक किससे संबंधित थे? वो वैद्य से संबंधित थे। अश्वघोष कनिष्क का राजकवि था तथा इसने बुद्धचरित नामक पुस्तक लिखी। अश्वघोष की पुस्तक बुझ ली जाती है। क्या लिखी थी?
बुद्धचरित, बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा, बुद्धचरित अश्वघोष के द्वारा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी टर्म्स मैंने अब तक बताई सारी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। कौन कौन? नागार्जुन, वसुमित्र और पार्श्व जैसे विद्वान रहते थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी थी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। और कौन सी पुस्तक लिखी है? माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र। नागार्जुन की बहुत सारी और पुस्तकें हैं जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद कर लीजिए, कौन सी बुक? माध्यमिक सूत्र। किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। कौन था? वसुदेव द्वितीय था। कौन था? वसुदेव द्वितीय था। गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक हुआ था। अच्छा, ये गांधार शैली और मथुरा शैली क्या है? इसमें स्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मंदिर हो गए, इनको बनाया जाता है। एक शैली है जिस तरह इन्हें डिजाइन किया जाता है, उस शैली का नाम गांधार शैली और मथुरा शैली है। रेशम बनाने की सबसे पहली तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ। रेशम मार्ग का नियंत्रण रखने वाले शासकों में प्रसिद्ध कुषाण थे। कौन थे? कुषाण थे। रेशम को कैसे बनाते हैं, कैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब सबसे ज्यादा जानते कौन थे? कुषाण जानते थे। इससे कुषाणों को बहुत अधिक आय होती थी। बोला जाता है कि कुषाण शासकों का सबसे मेन इनकम सोर्स क्या था? क्या था? रेशम। रेशम क्या था? रेशम था। उसे बेचना, उसे बनाना, उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये अच्छी तरह जानते थे। इट मीन्स मार्केटिंग अच्छी तरह जानते थे रेशम के प्रति। आई होप अभी तक मैं आपको 3 वंश करा चुका हूँ, आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक भी टर्म्स ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपके मन में रह जाए या आपको सोचना पड़े या आपको लगे कि हाँ मतलब नहीं कराई है। मैंने जो भी टर्म्स है सब कुछ करा के क्लियर करा के चला हूँ, जिससे कि, क्योंकि देखो जब आपकी टर्म्स क्लियर हो जाती हैं तो आपको उस चीज़ को रटना क्यों है? एक तो है जो आपको बुक, मैंने देखा कई लोग सॉल्यूशन कराते हैं बुक, वो सिर्फ रीड करते हैं, वो जल्द के चक्कर में 12-12 घंटे की मैराथन लगा रहे हैं, पूरी बुक रीड कर देते हैं, उसमें आपको समझ कुछ नहीं आएगा। मैं आपके लिए छोटी छोटी वीडियो ट्राई करता हूँ, लेकिन कंटेंट ज़्यादा देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं छोटी वीडियो तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, मैं आपके लिए सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कभी भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा। आई होप आप तक यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं गुप्त वंश को। चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं गुप्त वंश को। गुप्त वंश का उदय तीसरी शताब्दी के अंत से हुआ। कब हुआ था? तीसरी शताब्दी के अंत से हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था तथा इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। कौन था? घटोत्कच था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 319 ईसा में गद्दी पर बैठा। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसने ही गुप्त संवत चलाई थी 319 ईसा पूर्व में ही। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किससे किया था? लिच्छवी की राजधानी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत 319 से 320 ईसा पूर्व में चलाया था। जैसे कि मैं आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, संवत का मीनिंग पूरे इस हिस्ट्री में कैलेंडर से होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। इट मीन्स चंद्रगुप्त के बाद कौन आया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, पूरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली थी, मैं तो जीडी में कितनी उपाधियां देखी हैं जो समुद्रगुप्त की पूछ ली जाती हैं, तो आपको इनको डायरेक्ट याद कर लेना है। समुद्रगुप्त की प्रमुख उपाधियां: अप्रतिरथ, पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रमांक, परम भागवत और कविराज। क्या कहा है? कविराज, परम भागवत, व्याघ्र पराक्रमांक और अतिरथ। क्या है? अप्रतिरथ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था, जिसने प्राक प्रस्थिति लेख लिखा। किसने लिखा? प्राक प्रस्थिति लेख की किसने रचना की है? हरिसेन ने। हरिसेन द्वारा प्राक प्रस्थिति। हरिसेन प्राक प्रस्थिति। आई होप यहाँ तक आपको चीज सारी क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी भी था। इसे
इसके सिक्कों पर वीणा बजाए हुए दिखाया गया है। किस इसके सिक्कों पर इसने क्या दिखाया है? वीणा बजाते हुए दिखाया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। जो 380 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 380 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्या? किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसलिए इसे चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था? फाहियान, जो कि चीनी बौद्ध यात्री था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा यात्री आया था, तो फाहियान आया था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पण, ब्राह्मीर एवं बररुचि जैसे विद्वान रहते थे। कौन कौन हो गए? कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पण, ब्राह्मीर, बररुचि जैसे विद्वान रहा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन इन नौ में से किसी एक का नाम हटा देता है और पूछता है कि ये इनमें से कौन था, या फिर तीनों के नाम देता है, चार चौथा किसी का नाम और का नाम रख देता है, उसमें पूछता है कि इनमें से कौन था। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेते हैं, याद कर लेते। थोड़ा सा मैं आपको एक बार और याद कर देता हूँ। कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पण, ब्राह्मीर एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार ये पूछ लिया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। कौन था? कुमारगुप्त प्रथम था, जिसका कार्यकाल 415 से 455 तक रहा। 415 से 455 तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम की मुद्रा मयूर आकृति की थी। किस तरह की थी? मयूर आकृति की थी। इसने जो मुद्रा चलाई वो किस आकृति की थी? मयूर आकृति। मयूर आकृति, मयूर मतलब मोर की आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे कि खिलजी, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, नष्ट कर दिया था। आपको जब मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां पर ये स्टोरी समझाऊंगा, अच्छे समझाऊंगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त था, जिसका कार्यकाल 455 ईसा पूर्व से 467 ईसा तक था। 467 ईसा तक था। हुणों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। क्या गया है? मलेच्छ कहा गया है। हुणों का प्रतापी शासक तोरमान था। कौन था? तोरमान था। हुणों का प्रतापी शासक कौन था? तोरमान था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त तृतीय था। कौन था? विष्णुगुप्त तृतीय था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। गुप्त काल में पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी की, जिन्हें दिनार कहा जाता था। अच्छा, एग्जाम में पूछा जाता है दिनार किससे संबंधित है? दिनार संबंधित है सोने की मुद्राओं से। सोने की मुद्रा यानी सोने के सिक्कों से दिनार का अर्थ है। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक क्या चलाई थी? स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईसा पूर्व में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। सती, अब आप पूछेंगे सर ये सती क्या होता है? सती एक परंपरा थी जो पुराने टाइम में, जैसे कि पति पति की डेथ होने पर जो उनकी वाइफ थी वो सती हो जाती थी। मीन्स उनकी चिता पर बैठ जाती थी, जिंदा वो बैठ जाती थी, और वो भी अपनी जान वहीं पर दे देती थी। सती इसको कहते हैं। और इसका पता किस में चलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सबसे प्रथम चलता है। कब? 510 ईसा पूर्व में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। गरुण आपने देखा, गरुण एक पक्षी हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण में भी जिसका जिक्र है। गरुण गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है, जिनका निर्माण गुप्त काल में हुआ। बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ। बाघ की गुफा गुप्त काल में।
मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल में। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल की राज शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। गुप्त काल में दास प्रथा थी। दास प्रथा भी प्रचलित थी। क्या थी? दास प्रथा भी प्रचलित थी। दास प्रथा से मतलब है कि दास को बाजार होते हैं, बाजार जैसे आप अभी मार्केट जाते हैं, आप क्या लाते हैं? सब्जी लाते हैं, सामान लाते हैं, एसेसरीज लाते हैं, घर के लिए सामान लाते हैं। उस टाइम क्या होता था? वहाँ बाजार लगता था, मीना बाजार, जहाँ पर दास यानी नौकर बेचे जाते थे, जिनको लोग खरीदते थे और उनसे अपने काम निकलवाते थे, अपने घुड़सवार। जो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में और अच्छे से बताऊंगा जब हम एवक वेवक पढ़ेंगे, जो कि एवक भी खुद एक गुलाम था। जब इसको मैं आपको और बताऊंगा। दास प्रथा में दासों को खरीदा जाता था और उनसे काम कराया जाता था। गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, क्या था? अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। अभिज्ञान शकुंतलम का ऐसा ग्रंथ है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में प्रथम बार में हुआ। संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध कवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। किसमें? यूरोपीय भाषा में हुआ। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो है गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। इस वंश की स्थापना पुष्यभूति था। इस वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ। कौन था? प्रभाकर वर्धन हुआ, प्रतापी राजा। और इसे परम भट्टारक क्या भट्टारक की जिसे परम भट्टारक की उपाधि धारण की है। यह इस वंश का चौथा शासक था। इसकी पत्नी का नाम यशोमती, या फिर मैं मुझे थोड़ा क्लियर यहाँ दिख नहीं रहा है, मैं आपको कमेंट में क्लियर कर दूंगा। क्या है? यशोमती, या फिर आप मुझे कमेंट में बता देना क्या नाम था। यशोमती है, शायद यशोमती है मेरे हिसाब से। यशोमती था। वह अपने पति के साथ सती हो गई और इसके दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। देखिए मैं सती आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आप वीडियो में एंड से जुड़ते हैं या फिर एस जुड़ते हैं बीच में से, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको वीडियो शुरू से देखनी है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं लाता हूँ क्योंकि आपका टाइम भी बचे और मेरा टाइम भी बचे। हाँ, लेकिन मैं डाटा बहुत ज़्यादा लाता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें जल्दी कवर हों और चीज़ें सबको समझ में आए। तो दो पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। इसकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। और उनकी पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री। मालवा के शासक देवगुप्त ने गृहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। क्या कर दिया था? बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था और इनके पति की हत्या कर दी थी। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला। क्या हुआ था? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला था, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ राजा शशांक ने राज्यवर्धन को मार डाला था। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होगी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। बोधि वृक्ष से आप कुछ रिलेट कर रहे हैं? जहाँ पर बोधि वृक्ष क्या था? जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको इसने कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईसा पूर्व में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? अब हर्षवर्धन गद्दी पर आता है। जनरली क्वेश्चन हर्षवर्धन से ही पूछा जाता है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट शासक है इस धर्म इस शासन में। चलिए नेक्स्ट। हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। इसको शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन ने कुल 41 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? कुल 41 वर्षों तक शासन किया। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाई। क्या बनाई थी? अपनी राजधानी कन्नौज को राजधानी बनाई थी। किसको हराकर? शशांक को हराकर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ।
जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई। हर्षवर्धन की पराजय कहाँ होती है? नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय के साथ। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिण पतेश्वर यानी दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? दक्षिण के स्वामी की उपाधि धारण की थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चीनी यात्री हेनसुआंग, देखिए मैं बता चुका हूँ, फाहियान कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पर, और हेनसुआंग कब आया था? हेनसुआंग हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। हर्षवर्धन के दरबार में आया, वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। हेनसुआंग ने शूद्रों को कृषक कहा है। क्या कहा है? शूद्र, जो सबसे निचला वर्ग था उसे कृषक कहा है, किसान वर्ग कहा है। हेनसुआंग के अनुसार दुर्वसेन द्वितीय यानी प्राग इलाहाबाद में हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए थे। हेनसुआंग के अनुसार दुर्वसेन द्वितीय जो इलाहाबाद से थे वो हर्षवर्धन की सभा में शामिल हुए थे। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु हेनसुआंग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया। किस शाखा से जुड़ा गया? महायान शाखा से। किससे मिलने के बाद? हेनसुआंग से मिलने के बाद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। क्या क्या? हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। किसने? बाणभट्ट। जीडी में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंशिएंट हिस्ट्री तो कई बार क्वेश्चन पूछा, मैंने कई बार देखा है। बाकी प्रीवियस ईयर काफी एग्जाम में भी एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा जाता है, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री को काफी टफ माना जाता है। हर्षवर्धन का शासनकाल कब से कब तक है? 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक। आई होप आपको इसका शासनकाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और क्या नागानंद। क्या है? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, 3 रचनाएं इसने रची हैं। हर्षवर्धन ने यह तीनों नाटक संस्कृत भाषा में लिखे थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे थे। हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। किस वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था? मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। किसको? हिंदू सम्राट माना जाता है। किसको? हर्षवर्धन को। कई लोग जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें हेमू को मानते हैं, जो कि नहीं। किसको माना जाता है? हर्षवर्धन को माना जाता है, हेमू को नहीं माना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ होगा एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैं सभी टर्म्स को आपको क्लियर करता हूँ और आपको ट्राई करता हूँ क्लास में सब कुछ याद कराने का। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास एक क्लास और आएगी हिस्ट्री की, इसके बाद हम सीधा मिडाइवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।